जब मैं बहुत छोटा था और टीवी चैनल पर, स्पोर्ट्स चैनल पर रेसिंग देखा करता था, तो एक रेस मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। लैप में ये रेस की जाती थी, उसमें एक धावक पीछे खड़ा नजर आता था, एक उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, दौड़ते सब एक ही लैप पर थे। तो मुझे लगता था कि ये तो गलत बात है, ये तो भेदभाव है, जो सबसे पीछे खड़ा है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा होगा तो उसका हारना तो तय है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात समझ में आई कि दरअसल एक जितना ही रास्ता सब कवर करते हैं, वो लैब कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सबको अलग अलग न दौड़ना पड़े। बहरहाल ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों के लिए लैब का डिस्टेंस तो सेम होता है, लेकिन जो प्रथम आभास है, जो पहली जब शुरुआत होती है रेस की और उसमें धावक अलग अलग जगह खड़े नजर आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोई आगे है, कोई पीछे है। क्या वही स्थिति महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों को लेकर है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने हाल ही में दो शक्ति प्रदर्शन देखे। एक जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे, वहां पे इंडिया ब्लॉक ने, INDIA ब्लॉक ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जो उतनी सफल नहीं हुई। यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते होते कुछ बयान भी आए, खासकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिसने सुर्खियां बटोर ली। और ऐसे में सवाल उठा कि क्या INDIA में सब ठीक चल रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब कुछ ही दिनों में प्रत्याशी घोषित करने हैं, गठबंधन करना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। उतना ही समय बीजेपी के पास भी है। लेकिन जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेते हैं और समारोह होता है तो पूरा NDA ब्लॉक, NDA एक साथ एक मंच पर एकजुट नजर आता है। पवन कल्याण भी वहां पहुंचते हैं, TDP के नेता भी वहां पहुंचते हैं और भी कई चेहरे वहां पर नजर आते हैं। क्या इससे यह पता चलता है कि NDA इन चुनावों को लेकर बूस्टअप है और INDIA ब्लॉक अभी भी मंथन चिंतन के दौर से गुजर रहा है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही शक्ति प्रदर्शनों ने कुछ पॉइंट्स हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखे हैं, जिस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कटारा जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आप लोगों ने बार बार ये रिएक्शंस दिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ पर बिल लेके आई तो TDP के डर से उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े, TDP ने विरोध। TDP आज साथ खड़ी नजर आई हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। आपने देखा होगा तमाम वो धड़े जो आप कहते हैं कि बीजेपी से छिटक जाएंगे, बीजेपी से जुड़े रहे और वहां पर साथ खड़े दिखाई दिए। कटारा जी, लगता है उनसे मेरा संपर्क कट गया है। बहरहाल अभी तो सवालों की शुरुआत ही थी। कुछ ही देर में राजेश कटारा जी मुझसे दोबारा जुड़ेंगे। तब तक शैलेश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेश भाई, इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी पार्टी को मैसेज देने? क्या ये रणनीति के तहत हुआ है? देखिए स्वप्निल जी, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत उनको होती है जिनको अपने गठबंधन पर किसी तरीके का सवालिया निशान खुद लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन, NDA का जो गठबंधन है, जिन दलों के साथ गठबंधन है, उन सब के अंतर्गत इतना आपसी सामंजस्य है। और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जब जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव को विपक्ष द्वारा एक इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया गया, जिस तरीके से झूठ का भ्रम, चाहे वो किसी और दूसरे तमाम तरीके के लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर फैलाया गया, और उसके बाद जो जनता ने जो ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को दिया है, लगातार तीसरी बार हैट्रिक दिया, तो उसके बाद ये विजय उत्सव था। और जब विजय उत्सव मनाया जाता है तो शैलेश भाई आप मना चुके थे ना, सदस्यों को एकत्रित। हरियाणा चुनाव के नतीजों के दिन ही विजय उत्सव आप मना चुके थे। आपने जलेबियां भी खूब बांटी थी और शाम को तो खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय। स्वप्निल भाई, भारतीय जनता पार्टी जब आज शपथ ग्रहण समारोह है और जो हमारे सहयोगी संगठन है, जिनके सभी भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ जब भी कोई सहयोगी संगठन इस तरीके से होता है शपथ ग्रहण, आप देखते हैं तमाम जो हमारे सहयोगी संगठन होते हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हमारे मित्र हैं, हमारी सरकार में शामिल हैं, उन्हें सबको बाइज्जत निमंत्रण दिया था और सब लोग अपना पूरा समर्थन प्रदर्शित करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार ने, संगठन ने दिखा भी दिया है कि पूरा दल, पूरा संगठन, पूरा गठबंधन एक है। बिल्कुल किसी जिस तरीके से विपक्ष भ्रम फैलाता है उस पर सवाल बिल्कुल क्रॉस कर दिया गया और एक रूपता जिस तरीके से दिखाई दी, निश्चित रूप से मैसेज है कि चाहे चुनाव झारखंड का हो, चाहे चुनाव महाराष्ट्र का हो, NDA एक है। लेकिन एक सवाल और है, जैसे NC के विधानसभा स्तर पर किए गए वादों को लेकर आपने कांग्रेस को कई बार घेरा, TDP का एक वादा भी उतना ही सुर्खियां बटोर रहा था
और वो आज भी आपके साथ मंच पर खड़े नजर आए, कोई असहजता नहीं है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है जिन सहयोगी दलों के साथ, जो एनडीए का जो परिवार है, हो सकता है कि किसी के चुनावी एजेंडे में कोई अलग विषय हो, लेकिन जो समरूपता एक रूपता है, आप देखिए, जो भी अगर किसी तरीके का अगर अलग बात है तो उसको मिल बैठकर जिस तरीके से निर्णय किया जाएगा, लेकिन किसी तरीके की कोई व्यवहार की स्थिति नहीं है। कांग्रेस की तरह स्थिति नहीं है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा और सरकार में शामिल भी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें दूसरी जगह चुनाव फेस करना है, और किस दम पर वो 300 अनुच्छेद 370 के खिलाफ जिस तरीके से जिस पार्टी ने बयान दिया उसके साथ सरकार में शामिल होंगे, तो उन्होंने अपना चेहरा बचाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कटारा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। कटारा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने कहा कि आप लोगों को बार बार लगता है एनडीए टूटने वाला है। आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह में देखकर पता चल गया कि नहीं साहब, कुछ नहीं टूटने वाला। और वहीं जब हम उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण से उसको कंपेयर करते हैं तो काफी फीका मामला उस दिन नजर आया था। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हर आदमी को बोलने की आजादी है। देश को 75 साल देश आजाद हुए हो गए, उसमें हर आदमी अपनी बात बोल सकता है। तो कांग्रेस के अंदर ये कैसा है कि बोलने की आजादी है। बीजेपी ये कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी है, कॉर्पोरेट तरीके से अपनी पार्टी को चलाते हैं लोग। एक लाइन का फैसला होता है, एक लाइन की पर्ची होती है, एक लाइन का डिसीजन होता है। पर राजेश भाई, ये तो सवाल ही नहीं है ना। नहीं है राजेश भाई, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं है ना। सवाल तो मेरा ये है कि आज इनका शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सब एक साथ नजर आते हैं, और जब हम उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हैं तो भाई आप लोग आईएनडीआईए में 26 छोटे बड़े दल थे, कुल 9 के आसपास वहां पर नजर आते हैं, और कुछ दलों ने तो मेन चेहरे भेजे ही नहीं, अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी को भेज दिया। तो अब ऐसा देखने में तो लगता है कि आईएनडीआईए में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है। कोई भी जाए, प्रतिनिधि होता है, ऐसा नहीं है हर आदमी हर जगह जा पाए। कोई व्यस्तता भी हो सकती है टाइम की, कहीं और इतने सारे लोगों की एक ऐसा साथ नहीं। अगर किसी का प्रतिनिधि गया है, तो वो पार्टी का ही आदमी है। नहीं, इतने सारे लोगों का एक साथ, इतने सारे लोगों का एक साथ, हाँ हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है, इस बात से अपन ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई एकजुटता नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, आमंत्रण किसको किसको गया? सपा के नेता अखिलेश यादव को गया, वो पहुंच गए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को गया, वो नहीं दिखी। डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि नहीं दिखे। सीपीआई नेता डी राजा नहीं दिखे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं दिखी। एमके स्टालिन मुझे तो नजर नहीं आए। उद्धव ठाकरे नहीं दिखे। शरद पवार नहीं दिखे। लालू प्रसाद यादव अगर किसी को दिखे हो तो मुझे बताएं, मैं अपडेट नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल भी लगभग नहीं नजर आए हैं। इतने सारे चेहरे एक साथ कैसे बिजी हो सकते हैं? इनमें से तो कुछ क्या चुनाव भी नहीं है अभी। देखिए, कोई भी व्यवस्था हो सकती है, इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, परंतु मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है। इंडिया गठबंधन एक है। जिस राज्य में जहां भी चुनाव होगा, आप देखना, जो भी हमारे सहयोगी दल होंगे वो एकजुट होकर के काम करेंगे। नहीं तो हरियाणा वाले नतीजों के दिन ही शिवसेना ने सबसे पहला रिएक्शन ही ये दिया था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई है ना। दूसरा, वो तो एक तरह से कांग्रेस को इशारा था कि भैया जब महाराष्ट्र के चुनावों में आओ तो सीटों का बंटवारा देख संभल के करना, आप उतनी बड़ी तोप हो नहीं जितनी दिखाने की कोशिश हरियाणा में की, है ना। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये देश ने पहली बार देखा है कि एक गठबंधन की सरकार बने, उस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो और गठबंधन वाले एक दल का चेहरा, एक भी चेहरा, अब भाई कई जगह तो ये होता है ना कि गठबंधन से एक भी आदमी जीत के आए तो उसे मंत्री बना देते हैं, आप है ही नहीं उस लिस्ट में। देखिए, कांग्रेस कभी इस तरह के लिए सत्ता के लिए काम नहीं करती। अब हो सकता है मंत्री की सहमति ना बनी हो, उनकी क्या बात हुई उसके लिए, वो एक अलग अलग मामला है। नहीं, अलग मामला नहीं है एक्चुअली। देखने में राजेश भाई ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये नजरअंदाज नहीं किया गया बल्कि रणनीति के तहत किया गया। शायद आप महाराष्ट्र झारखंड में फिलहाल ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो मुस्लिम वाला एंगल आ जाता है ना, आई गेस शायद इसलिए सोच समझ कर ये किया गया कि कांग्रेस ने फिलहाल मंत्रिमंडल से अपने आप को दूर रखा, या फिर एनसी ने आपको इस लायक ही नहीं समझा कि आपको मंत्रिमंडल मिले। देखिए, आज कोई पूरे मंत्रिमंडल का ऐसा तो विस्तार हुआ नहीं, अभी आगे भी होते हैं, बच्चे रहते हैं, कई विस्तार भी होते हैं। ऐसा नहीं एक साथ सभी को मंत्री बना दिया जाए। पहला दिन होता है राजेश भाई, आप भी जानते हैं। मैं कह रहा हूं एकमात्र सीट पर जीता हुआ व्यक्ति, उसे भी कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल पर उसको ले लिया जाए। कांग्रेस गठबंधन में लड़ी और एक भी चेहरा नहीं।
देखिए, कांग्रेस अति महत्वाकांक्षी नहीं है, महत्वाकांक्षी है पर अति महत्वाकांक्षी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई मंत्री बनने के लिए कोई गठबंधन किया हो कि उनको तुरंत ये हो कि सबसे पहले हमें मंत्री बनाइए आप। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है स्वप्निल जी। आप देखना, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अति महत्वाकांक्षी नहीं है तो फिर राजस्थान में आइए ना। अति महत्वाकांक्षी नहीं है तो आरएलपी राजस्थान में कह रही ये 2 सीटें हमारे लिए छोड़ दो। बीएपी कह रही ये 2 सीटें हमारे लिए छोड़ना है, छोड़ दो। कहां छोड़ रहे हो आप? नहीं छोड़ रहे हो। आप देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला होता है, केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। पहले भी डिसाइड किया था, अब भी डिसाइड करेगा। ठीक है, एक आदमी कोई कुछ भी कहे ऐसा नहीं होगा, सर्वसम्मति का फैसला होता है। ठीक है, ठीक है। मैं शैलेश भाई आपके पास आ रहा हूं। कई बार क्या होता है ना कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बड़ी आराम से दिख रही होती है और बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा होता है, लेकिन कोई ये भाप नहीं पाता कि यहां से कुछ किलोमीटर आगे समुद्र में तूफान मचा हुआ है। आज की तस्वीरें उसका इशारा तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो आपको भी करना है, सीटों का बंटवारा तो आपको भी करना है। स्वप्निल भाई, जिस तरीके से आज तमाम हमारे गठबंधन दल के टॉप लीडर जो प्रमुख जो उस गठबंधन दल का नेतृत्व कर रहे हैं, वो जिस तरीके से मंच पर उपस्थित थे, 18 राज्यों के डिप्टी सीएम कुल मिलाकर 34 डिप्टी सीएम और सीएम, और इसके अलावा अन्य संगठन अन्य दलों के प्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री हैं वो सब उपस्थित थे, तो ये निर्विवाद रूप से दर्शाता है कि एनडीए में किसी तरीके की किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ आप सीटों का बंटवारा करेंगे ना, अभी करना तो होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी आज भी थे हमारे गठबंधन में, किसी अजीत पवार भी आज थे। सवाल ये है कि आज राजेश कटारा जी सवाल ये है कि इन तस्वीरों का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप शिंदे जी के चेहरे पर चुनावों में उतर रहे हैं। इन तस्वीरों का मतलब ये है क्या? दूसरा, कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है, इस पर शिवसेना के साथ आपका पूर्व में झगड़ा तो हम सब देख ही चुके हैं, इसका भी तो जवाब नहीं है ना अभी। देखिए, गठबंधन के विषय पर जवाब बड़ा भाई छोटा भाई, बात ये स्थिति होती है कि इस तरीके की गुंजाइश वहां होती है चुनाव लड़ने की। कांग्रेस की तरह स्थिति नहीं है किस तरीके से इनको सीट दे दी और किस तरीके से इनकी सीट आई। आज अभी कटारा जी कह रहे थे, जब आप एक बार भाई स्वप्निल भाई, जब ये एनडी गठबंधन का निर्माण चल रहा था, बिहार से लेकर मुंबई तक और तमाम जगह इन्होंने बैठक की, तब सारे लोग उपस्थित होते थे और टॉप लीडर होते थे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट आया और जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस ने मुंह की 6 सीटों पर आई है, उसके बाद इन गठबंधन के दलों ने किनारा करना शुरू कर दिया। और यही एकमात्र कारण है, इसे आप भी जानते हैं, कटारा भी जानते हैं, कि इनके जो 8 प्रमुख दल गठबंधन के दल थे, जिन्होंने 3 से लेकर 99 तक सीट, आपसे लेकर 3 और 99 कांग्रेस तक सीट थी, उसमें से 6 गठबंधन के दलों के टॉप लीडर उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि सब लोगों का कांग्रेस से कन्नी काटने लगे। वो समझ गए कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन क्या आप इस तरफ नजर रख रहे हैं, क्या आप इस तरफ नजर रख रहे हैं कि इस हरियाणा चुनावों के नतीजों के बाद कुछ दलों ने अपने ईगो को डाउन करना चालू किया है? जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम झारखंड और महाराष्ट्र में इंटरफियर नहीं करेंगे, नहीं तो आईएनडीआईए ब्लॉक कमजोर पड़ेगा। ये अलग बात है कि जब दिल्ली में बात आएगी तो भले ही गठबंधन पे न जाए, लेकिन इस तरह का बैक सपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। क्या इस तरफ नजर रख रही है बीजेपी? स्वप्निल भाई, इस जो इंडी गठबंधन है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोका जाए। इसके लिए जो तमाम तरीके के नैतिक गठबंधन करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। उस आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट को क्या वजन दें, जिसको हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, आमने सामने लड़े, दिल्ली में आमने सामने लड़े, तो अब वो महाराष्ट्र छोड़ने को तैयार है। अब वो महाराष्ट्र छोड़ने को तैयार है। इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है जनता पर, जनता वोट देती है, कोई किसी गठबंधन के दल के नेता को वोट नहीं मिलते। आज देखिए, ये एनसी और कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करते हैं, पीडीपी इंडी गठबंधन में शामिल होती है और अलग चुनाव लड़ती है। तो इस गठबंधन का केवल एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता वोट देती है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देती है, और इसलिए सरकार जिस तरीके से बनी है प्रत्यक्ष है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल मेरे को बार बार सोचने पर मैं मजबूर था, मैं जानना भी चाह रहा था कि हालिया फॉर्मूले को आप इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं शैलेश भाई। जैसे गुजरात का फॉर्मूला आपने हरियाणा में लगाया, सक्सेस रहा, हो सकता है उसकी कोशिश आप महाराष्ट्र में करें, लेकिन महाराष्ट्र में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, वो फॉर्मूला चलने वाला है नहीं, कम से कम कागजों पे तो चलता नहीं दिख रहा। लेकिन ये 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला क्यों छोड़ा आपने? उसकी कोई झलक नहीं दिखी आज। देखिए, ये तमाम हर आप खुद ही इस बात कर रहे हैं, हर राज्य की हर क्षेत्र की परिस्थितियां होती हैं, परिस्थिति के हिसाब से जैसा जिस तरीके से आवश्यकता होती है उस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, और जिस जगह आवश्यकता होती है उस जगह डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। और अभी तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में आवश्यकता है, हरियाणा उससे बड़ा है, वहां आवश्यकता नहीं है।
देखिए ये कहा ना, मैंने कहा कि इस आवश्यकता को डिपेंड करता है किस तरीके से एक संतुलन की दृष्टि से आवश्यकता होती है, किस जगह आवश्यकता है, किस जगह नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है और उसके बाद जैसा जो अनुकूल होता है उस हिसाब से उस मंत्रिमंडल के ढांचे को नियोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर राजेश कटारा जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश कटारा जी, मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद है। आप लोग जब हरियाणा का नतीजा आया था ना, तो आप लोगों के रिएक्शन ये थे कि देखिए ये INDIA ब्लॉक के लिए एक बड़ा मैसेज है। जम्मू कश्मीर ने INDIA ब्लॉक को एक तरह से मुहर लगाई है। आप लोगों ने ये रिएक्शंस दिए थे और आपने कहा था कि INDIA ब्लॉक की ताकत आप दिखाएंगे, वो दिखी नहीं। आपको लगता है उस शपथ ग्रहण से कोई ताकत दिखी? वो शपथ ग्रहण खत्म होते होते महबूबा मुफ्ती क्या कह के गई? वो ये कह के गई अपना चुनावी वादा याद रखना। देखिए, एकजुट वही लोग होते हैं। आज ये अपने एकजुट हो रहे हैं अपने बीजेपी वाले। इसका रीजन ये है कि इनको लग रहा है कि जमीन नहीं, ये एकजुट हो नहीं रहे। ये एकजुट हुए थे और अभी तक एकजुट है। आप एकजुट हुए थे, अभी एकजुट दिख नहीं रहे। ये डिफरेंस है। देखिए, एकजुट घबरा करके एकजुट हो रहे हैं, मजबूरी में एकजुट हो रहे हैं। कब? शैलेश भाई कह रहे थे जनता वोट देती है। जनता कहाँ? वो महाराष्ट्र में जनता ने आपको वोट दिया क्या? आप बताइए। MP में आपको वोट दिया क्या? बिहार में आपको वोट दिया क्या जनता ने? आप जिस तरह से कैसे नहीं दिया? MP में कैसे नहीं दिया? MP में क्लियर मैंडेट है। नहीं, MP में कैसे नहीं दिया? MP में क्लियर मैंडेट है। किसको वोट दिया? कितनी बुरी तरीके से मात खाई आपने MP में? बिहार में किस जगह की बात कर रहे हो आप? तो अपनी नहीं, 2 मिनट शैलेश भाई, 2 मिनट। MP में तो क्लियर मैंडेट है ना कटारा जी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने आपको समझा है। जनता का भारतीय अरे शैलेश भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। विश्वास है। 2 मिनट रुकिए प्लीज। कटारा जी मेरी बात सुनिए। कटारा जी मेरी बात सुनिए। 50% जमीन खसक चुकी है। सुनिए तो कटारा जी मेरी बात। 50% कहाँ? आप तो हर चीज को अप्रत्याशित मान लेते हैं राजेश भाई। नहीं राजेश भाई, आप हर चीज को अप्रत्याशित मान लेते हैं, वहां पर चूक हो जाती है। आप राजस्थान की शैलेश भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। शैलेश भाई, कांग्रेस जैसी पार्टी को RLP और भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ मुंह करके देखना पड़ रहा है। आप ये निर्णय कर नहीं पा रहे हो कि अकेले लड़ो, गठबंधन में लड़ोगे। ठीक है शैलेश भाई, आपकी खुद की राजस्थान में जमीन। शैलेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज। शैलेश भाई 2 मिनट रुक जाइए। कटारा जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये NDA का फॉर्मेशन आज कोई शपथ ग्रहण के लिए तो हुआ नहीं है ना। INDIA का फॉर्मेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए तो हुआ नहीं। NDA का फॉर्मेशन जब हुआ तब से अब तक इस शपथ ग्रहण तक 95% लोग एक साथ अलग अलग मंचों पर नजर आते रहे। मैं कह रहा हूं INDIA ब्लॉक जब बना 2024 में, कुछ समय के बाद अलग अलग, मतलब ये कहूं कि मुश्किल से 50% लोग भी किसी एक फोरम पर जुट रहे हैं तो जुट रहे हैं चुनावों के बाद से, उससे ज्यादा नहीं जुट रहे हैं। कौन जुट रहा है? और ऐसे रूप में आप जब महाराष्ट्र चुनावों में जाओगे तो अपनी जमीन कैसे तलाशोगे? वहां पे NCP आपको दिखाएगी कि भाई हम ज्यादा बड़े हैं, है ना। सब ये चाहेंगे कि जब कांग्रेस ने हरियाणा में इतना बुरा परफॉर्म किया है तो हम उसको ज्यादा सीट क्यों दें। शिवसेना ने तो कह दिया ना, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर जाओ आप चुनावों में। तो अब आपको ये सारी शर्तों को ज्यादा मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के शपथ ग्रहण को देखने के बाद ये साफ दिखता है। देखिए स्वप्निल जी, हर जगह की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है। महाराष्ट्र की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है, हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है। और जिस पे भी सहमति बनेगी, सर्वदलीय सहमति जो बनेगी उस पर काम करेंगे। उसमें कहाँ पीछे हट रहे हैं हम लोग? सबको साथ लेके चलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने बार्गेनिंग पावर खो दी हरियाणा के बाद। सबका साथ, सबका इनका तो सिर्फ नारा ये। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, लोकसभा चुनावों के वक्त, नहीं सुनिए, लोकसभा चुनावों के वक्त राहुल गांधी की एक एक बात को पूरा विपक्ष या पूरा INDIA ब्लॉक वजन दे रहा था। हरियाणा चुनावों के बाद राहुल गांधी की बात को क्यों वजन देगा? जब प्रियंका चतुर्वेदी नतीजे आते आते आकर ये बोल दें कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, शिवसेना ये बोल दे कि नहीं, इससे अच्छा है कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चलो चुनाव में चलते हैं। आप लोगों की सीरियसनेस खत्म हो गई, बार्गेनिंग पावर नहीं बची आप लोगों में, मैं ये कह रहा हूं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा कि देश आजाद देश है। आजाद देश में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है पूरा, चाहे वो सही कह रहे हैं चाहे गलत कह रहे हैं। उस बात पर विचार होगा, उसकी भी सुनी जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने क्या बोला, क्या सोच के बोला, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। नहीं, एक बात बताइए, आप सुनने वाले एंड पर हैं, आप उस एंड पर हैं जब आपको सुनाया जाएगा और आपकी सुनी जाएगी। जी बिल्कुल। आज उन्होंने बोला तो उनकी सुनी है ना अपने। उनको कोई बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, उनको कोई ये नहीं कहा आप गठबंधन में नहीं हो। आप सामने वाली पार्टी को बोल के देख लीजिए। कई विधायकों की क्या चौतरफा हुई है आप देखिए। आप यहाँ से राजस्थान में देख लीजिए, जो जरा सा बोला उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, किसी का टिकट काट लिया गया।
तो यहाँ कांग्रेस में ये सब नहीं चल पाया, इंडिया गठबंधन में ये सब नहीं चल पाया। तो कांग्रेस जो में कोई बोलेगा उसको प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस कई बार अनुशासनहीनता भी स्वीकार कर लेती है, और अनुशासनहीनता के मामले लंबे लंबे पेंडिंग चल रहे हैं आपके यहाँ, न जाने कब कब के, आप भी जानते हैं। कटारा साहब, अशोक गहलोत की ये दिखाई थी खड़गे जी को, मौका सबको देना ठीक है, मौका ठीक है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है। शैलेश कौशिक जी, नहीं, 2 सेकंड, शैलेश कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेश कौशिक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि झारखंड में तो चलिए समझ में आता है, आप एक अपोजिट साइड के चेहरे को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं। महाराष्ट्र में आपसे लोग छिटके हैं, भले ही धड़ों में छिटके, लेकिन छिटके, है ना। तो ये लोगों के बीच में ये मैसेज है कि शायद समूह के तौर पर आप मराठी लोगों को अपने साथ नहीं रख पाते, एक साथ तो नहीं रख पाते। दूसरी बात यह है कि एकदम फाइनल मोमेंट पर आकर जो बड़े बड़े फैसले आपको लेने पड़े, जिसको मैं शिवराज सिंह चौहान फॉर्मूला कहता हूं, लाडली बहना योजना या नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट ट्रांसफर योजना और उन सारी चीज़ों पर तेजी से काम करना, फिर मदरसे वाली घोषणा, ये फाइनल मोमेंट पे ये जो डेस्परेसी दिखती है, उससे शैलेश भाई लगता है ना, आप ये खुलकर क्यों नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हम शिंदे के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे? कह दीजिए। देखिए स्वप्निल भाई, जो भी योजनाएं अगर जनता के हित में किसी भी समय लागू की जाएं, बशर्ते जनता के हित की हो, तो उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जहां तक डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट पेनिट्रेशन, तो मोदी जी तो जिस वक्त 2014 में आए तब से लगातार डीबीटी लागू है। लाडली बहना योजना, आप गहलोत साहब के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा कर रहे हैं ना, कर ही रहे, तो फिर टाइमिंग तो सवाल उठता ही, टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ही ना शैलेश भाई। नहीं देखिए, टाइमिंग पर सवाल उठाइए, मीडिया क्या क्या बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया उठा सकती है, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी उठा रही है कि जो अगर कोई भी योजना जनता के हित की है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, अगर महाराष्ट्र की जनता का हित होता हो तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक चेहरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेगा। यूनाइटेड होकर गठबंधन धर्म को निभाता आ रहा है, लगातार आप देखिए हर जगह निभाया है, निभाते आ रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद ये तय होता है कि कौन क्या होगा, लेकिन चुनाव तक आज तक हमारे महाराष्ट्र के स्तर पर किसी भी स्थिति में ये स्थिति नहीं हुई कि संजय राउत जवाब देती हूं, प्रियंका चतुर्वेदी से प्रश्न पूछती हूं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में किसी ने सवाल नहीं उठाया कि कौन क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि पूरा सिनेरियो समझने के बाद कि आप दोनों जो समारोह हुए हैं उसको देखते हैं तो बहुत कुछ इशारों में समझ में आता है। कुछ बातों को तो हमने इस डिबेट में कवर किया है, कुछ और भी बातें हैं जो बेहद खास है, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि एनडीए धड़ा एकजुटता पर दाव चलने वाला है, और वहीं आईएनडीआईए ब्लॉक के लिए हम कह सकते हैं कि दाव पर एकजुटता है। देखना होगा ये संघर्ष किस तरह का रंग दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।